स्वागत दोस्तों, आगे चलो से आगे सामने मोतिया में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे जहां पर नीतीश कुमार के साथ हो गया बड़ा धोखा। बताएंगे कैसे नीतीश कुमार के पार्टी का एक सांसद भी कम हो गया दोस्तों, और सांसद का भी कुछ नहीं उखड़ा। बताएंगे किस तरीके से विपक्ष हो गया है और मजबूत, और बताएंगे सांसद को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, और क्या बड़ी गलती कर गए हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आजम खान के परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए कांग्रेस यूपी के लोग। क्या नए तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी के एमएलसी ही पहुंच गए हैं हाई कोर्ट बड़ी शिकायत लेकर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक नाटकीय राजनीतिक क्रम देखने को मिल रहा है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का एक सांसद कम होना और बागी सांसद की बगावती सुर के बावजूद उसकी सांसदी नहीं जाना, इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई नीतीश के खिलाफ जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने के लिए लोकसभा के स्पीकर को नोटिस दिया है दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि पार्टी चाहती है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, यानी गिरधारी यादव अब जनता दल यूनाइटेड के सांसद नहीं रहेंगे दोस्तों। जब ये मांग की गई तो अब सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर दोस्तों कि किसने ये बोला कि स्पीकर को जाकर लिख दो कि हम अपने सांसद गिरधारी लाल यादव को सांसदी के पोस्ट से हटाना चाहते हैं, उनके सदस्यता को रद्द किया जाए। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड वालों को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी सांसद की सदस्यता को तब तक रद्द नहीं किया जाता जब तक दो शर्तें ना मानी गई हो। पहली शर्त, या तो उस सांसद ने या विधायक ने या चुने गए प्रतिनिधि ने अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया हो और पार्टी के विप के खिलाफ काम किया हो, यानी पार्टी ने बोला हो किसी को वोट देने के लिए और सांसद ने किसी और को जाकर वोट दे दिया हो, तब अगर स्पीकर के सामने शिकायत की जाती है तो सदस्यता रद्द हो सकती है। और दूसरा मामला, अगर विधायक या सांसद या चुना गया व्यक्ति खुद अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहता है तो वो स्पीकर को लिखकर इस्तीफा दे सकता है। दोनों स्थितियों में सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी के कहने से उसके सांसद की सदस्यता रद्द नहीं होती दोस्तों। ये तो साफ तौर पर कानून में लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा है जो नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार के सांसद को हटाने के लिए स्पीकर को बोला गया अब नीतीश कुमार के सांसद जनता दल यूनाइटेड की पार्टी से इस्तीफा दे देंगे दोस्तों। तो एक तरीके से गिरधारी लाल यादव एक निर्दलीय सांसद के तौर पर अगले 3-4 साल तक काम करते हुए नजर आएंगे, यानी पहले जेडीयू के सांसद हुआ करते थे और जेडीयू ने अब स्पीकर को लिख दिया है तो निर्दलीय सांसद के तौर पर गिरधारी यादव काम करते रहेंगे। इस तरीके से तगड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को लगा है दोस्तों, जिसके सांसदों की संख्या एक कम हो गई है, लेकिन जिस सांसद को वो हटाना चाहते थे वो सांसद हटा नहीं बल्कि वो निर्दलीय सांसद बन चुका है। इससे पता चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी को ये तगड़ा झटका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और एनडीए गठबंधन के अंदर भी सांसदों की संख्या में एक गिरावट हुई है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड अपने सांसद से परेशान है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट आई है, जहां पर योगी सरकार के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नाराज हो गए हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि कोई ये बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह है दोस्तों। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर की योगी पुलिस और स्थानीय विधायक पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी आला कमान को यह बातें बताने की जगह सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 15 मार्च को दो पक्षों के बीच में संपत्ति के विवाद और पुलिस ने प्रतिष्ठित नेता राणा अजीत प्रताप सिंह और उनके पूरे परिवार, जिसमें एक रिटायर्ड पीसीएस के अधिकारी भी शामिल है, उनको जेल भेज दिया था। बीजेपी एमएलसी का दावा है कि सत्तारूढ़ दल का एक विधायक जिसने साजिश की और 9 दिनों के भीतर 12 लोगों को 25-25 हजार रुपए के इनाम 12 लोगों के ऊपर घोषित कर दिए गए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव गृह और एसपी पर तटस्थ न रहने का आरोप लगाते हुए विधायक के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है, यानी भाजपा सरकार के विधायक और भाजपा सरकार की पुलिस पर बीजेपी के एमएलसी यानी भाजपा के ही चुने गए एमएलसी ने आरोप मढ़े हैं दोस्तों। 12 लोगों की हत्या करना चाहते हैं एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए सुल्तानपुर के एसपी पर 12 लोगों की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया दोस्तों। और क्योंकि योगी सरकार के लोगों के ऊपर आरोप योगी सरकार के खुद के चुने हुए लोग लगा रहे दोस्तों, यानी एक एमएलए और एक एमपी की लगभग एक जैसी वैल्यू होती है। और सोचिए कि एमएलए के ऊपर भी आरोप लगा रहा है बीजेपी का एमएलसी और पुलिस वालों पर भी पूरी तरीके से मिलकर काम करने का आरोप लगा रहे, तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव से पहले अलग अलग खंड में छिन्न भिन्न हो चुकी है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने इक्वेशन को मजबूत कर रही है, समीकरण को मजबूत कर रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय अचानक से
रामपुर पहुंच जाते हैं दोस्तों। रामपुर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जी के परिवार से मुलाकात की है दोस्तों। उनके पत्नी से मुलाकात करते हुए कुछ चर्चाएं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय दोस्तों। ऐसे में अजय राय की यह मुलाकात जरूर चुनावी मुलाकात है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव से कुछ दिनों पहले ये मुलाकात हो रही है तो नॉर्मल मुलाकात हो रही होगी। जरूर कुछ ना कुछ चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। ऐसे में दोस्तों एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान का परिवार काफी बड़ी भूमिका में होगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान के परिवार के साथ में किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया दोस्तों, किस तरीके से पूर्व सांसद आजम खान को जेल में बंद रखा गया और बीजेपी आजम खान जी से अपनी निजी दुश्मनी निकाल रही है दोस्तों। और समाजवादी पार्टी को लेकर थोड़ी दूरियों की बातें भी चल रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय की मुलाकात एक बड़े संकेत दे रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बंगाल के अंदर चुनावी ड्यूटी के दौरान इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए 7 अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह अपडेट है दोस्तों। अपडेट यह है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर चुनावी ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों के 7 कर्मियों के खिलाफ इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है दोस्तों। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें 2 कर्मियों को केंद्रीय बलों की हिरासत में रखा गया, जबकि शेष 5 को राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह घटना लगभग 1 सप्ताह पहले रमजान के महीने के दौरान हुआ, जब कथित तौर पर संबंधित कर्मी मुर्शिदाबाद के निमटीटा में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या इफ्तार पार्टी में शामिल होना देश के अंदर क्राइम बन चुका है क्या? क्योंकि मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है दोस्तों जहां पर बहुतायत संख्या यानी बहुमत में संख्या सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोगों की है, तो भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं और रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है दोस्तों। ऐसे में पुलिसकर्मी या फिर केंद्रीय बल के लोग इसमें शामिल हुए, तो इसमें क्या बड़ी गलती उन्होंने कर दी कि उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर भाजपा की मानसिकता को, उनकी सरकार की मानसिकता को दिखाता है दोस्तों, और मुस्लिम समाज इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा रहता है, तो भाजपा वाले बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा से नफरत करते हैं जब इस तरीके की हरकतें की जाएगी दोस्तों। और एक छोटे से मामले को इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा और एक बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं देश के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो फिर भाजपा वाले बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग उनके विरोध में क्यों खड़े। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वाले अपनी नीति ही मुस्लिम विरोधी बनाते हैं और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को देखना नहीं चाहते और भाजपा का जोरदार तरीके से विरोध करते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का आपत्तिजनक एआई वीडियो बनाए जाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले पर केरलम की पुलिस ने कार्रवाई की है दोस्तों। प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग को भ्रामक और मानहानि भरे तरीके से वीडियो बनाने पर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बोला है दोस्तों। पुलिस ने तिरुवनंतपुरम शहर के साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज किया था दोस्तों, और दोषी का पता लगाने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा यानी बीएनएस की धारा 352 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 336 यानी जालसाजी और 353 यानी सार्वजनिक अशांति को बढ़ावा देने के बयान और 35 यानी साझा इरादा और 174 यानी चुनाव में अनुचित प्रभाव या किसी अन्य के रूप में खुद को पेश करने के मामले में दंड और सूचना प्रौद्योगिकी नियम की धारा 66C के तहत पहचान की चोरी के मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गई है दोस्तों। अब केरल पुलिस की इस एफआईआर पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सोशल मीडिया पर वीडियो फैला रहा था। 17 सेकंड के इस वीडियो में दंगे भड़काने के इरादे से पूरा वीडियो डिजाइन किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। केरलम की पुलिस क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है दोस्तों, तो ये कार्रवाई पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही थी। और ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कई सारे नेता खुलेआम सोशल मीडिया पर दंगे भड़काने वाला बयान देते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। और जबकि एक व्यक्ति ने पोस्ट कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी को जोड़कर दोनों को अपमानित करने की कोशिश करते हुए वीडियो बनाया गया। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद गोरखपुर के दिग्विजय नाथ मैदान में अपनी एक रैली के दौरान फूट फूट कर रो रहे थे और निषाद समाज के लोगों को आने वाले 27 के चुनाव में एकजुट होने के लिए बोल रहे थे। यानी उन्हीं की सरकार है दोस्तों, संजय निषाद सरकार का हिस्सा है, इसके बावजूद अपनी सरकार से ऐसी रिजर्वेशन लागू नहीं करवा पा रहे निषाद समाज के लोगों के लिए, और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निषाद समाज के लोगों के हक की हकमारी की है। इस पर अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। समाजवादी
समाजवादी पार्टी ने भी निषाद समाज के लोगों को साथ में रखने के लिए एक नई चाल चली है दोस्तों। पार्टी ने चर्चित तस्यू सुंदरी रही फूलन देवी की बड़ी बहन रुकमणी देवी को महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज स्पष्ट भेजा है, राजनीतिक संदेश दिया है दोस्तों। प्रदेश की राजनीति में निषाद, कश्यप, केवट, मल्हा, बिंद और मांझी समुदाय अब एक प्रभावशाली सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है दोस्तों। अनुमान के अनुसार इनकी आबादी, जिन्हें निषाद समाज बोला जाता है दोस्तों, लगभग 4% के आसपास है, लेकिन इनका प्रभाव कई सीट पर निर्णायक है, यानी कई सीट पर एकजुट रहकर निषाद समाज के लोग वोट करते हैं तो स्थिति बदल जाती है दोस्तों। तकरीबन 80 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर निषाद मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है, जबकि 165 ऐसी सीटें हैं जहां पर समुदाय अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इसीलिए निषाद पार्टी को भाजपा अपने साथ में रखती है, लेकिन निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद बेशक बीजेपी के साथ में हो, लेकिन संजय निषाद के साथ में निषाद समाज के लोग नहीं है। ये बात अब स्पष्ट दिखाई देने लगी और समाजवादी पार्टी इसीलिए पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर और भदोही के साथ साथ प्रयागराज में निषाद समाज की मजबूती की मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए अब निषाद समाज को साथ में लेकर आ रही है दोस्तों। रुकमणी देवी लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी ज्यादा सक्रिय रही हैं। ऐसे में निषाद समाज को बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी ने कोलकाता में बताया कि अब तक 76 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये आंकड़ा 2 हिस्सों के जरिए समझाया गया है दोस्तों। पहले एसआईआर यानी जो पहला एसआईआर किया गया जिसमें मृतक लोगों के नाम काटे गए, दावा किया गया 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। इसे राज्य के अंदर कुल मतदाता की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 8 लाख पर आकर अटक गई दोस्तों। अब जो नाम अंडर एजुडिकेशन यानी न्यायिक जांच के अधीन है उसमें से 32 लाख मामले निपटा दिए गए हैं। इनमें 40% यानी तकरीबन 13 लाख नाम को हटा दिया गया है दोस्तों। दोनों को मिला दिया अगर आंकड़ा तो 76 लाख के आसपास लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अभी भी 28 लाख नाम बाकी है दोस्तों और राज्य के अंदर 705 न्यायिक अधिकारी इन मामलों को निपटाने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जिसमें 10 लाख नाम अपलोड किए गए, लेकिन आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने नाम हटाए गए। इसके बाद शुक्रवार को यानी आज ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी दोस्तों। 29 लाख मामले हटाए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1/3 की ही लिस्ट आ सकी है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक दिन बंगाल से अपडेट आती रहती है दोस्तों कि इतने लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, उतने लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और 76 लाख लोगों के नाम अब तक हटा दिए गए हैं दोस्तों। तो सोचिए आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़ा 1 करोड़ तो पहुंच ही जाएगा। अगर 1 करोड़ आंकड़ा पहुंच गया तो ये बहुत बड़ी बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने जा रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगभग सारे सर्वे में जीता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन अगर एसआईआर में इतने नाम कट जाएंगे तो इसे बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से प्रभावित होगा दोस्तों। ममता बनर्जी इन्हीं बातों को लेकर मैदान में कूदी हुई है। हाईकोर्ट भी मामला पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राजधानी जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जो आयोजित किया जा रहा था दोस्तों, उसमें जोरदार तरीके का घमासान मच गया। जो कभी छात्रों के सुनहरे भविष्य और शैक्षणिक उपलब्धताओं का गवाह बनता था, वहां पर एक छात्रा की अशोभनीय टिप्पणी के कारण विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। जिस मंच से डिग्रियां पाकर छात्र गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसी मंच पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा के साथ एक ऐसी घटना हुई दोस्तों जिससे शिक्षा जगत में कई चर्चाएं तेज हो गई है। समारोह के दौरान प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल उप मुख्यमंत्री को चुनिंदा छात्र और छात्राओं को मंच पर डिग्री प्रदान की जाने वाली थी। नियम के अनुसार दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को मंच पर बुलाना संभव नहीं होता, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ छात्र और छात्राओं की जिद थी कि हर किसी को मंच पर बुलाया जाए और डिग्री दी जाए। इस मांग को लेकर छात्रों ने नारेबाजी की और अनर्गल कमेंट किए दोस्तों। मंत्री फिर बुलाकर लोगों को डिग्री देते हैं दोस्तों, तो डिग्री लेते वक्त छात्रा ने कह दिया कि हमें अपमानित करके सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत बधाई, यानी तंज कसा गया मंत्री के ऊपर दोस्तों। इस तरीके से छात्र नाराजगी जता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अगर मंत्री जी के पास टाइम नहीं है एक एक छात्र को डिग्री देने का, तो मंत्री को ऐसे कार्यक्रम में आना ही नहीं चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। फिर मंत्री जाते क्यों है दोस्तों डिग्री बांटने के लिए, जब उनको पता है कि सभी छात्र डिमांड करेंगे कि सबको उनको मंच पर बुलाकर डिग्री देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 4-4 5-5 साल अपनी जिंदगी का खपाते हैं डिग्री हासिल करने के लिए। और जब डिग्री देने की बात आएगी तो कुछ छात्रों को मंच पर बुलाकर डिग्री दिया जाएगा और कुछ छात्रों को ऐसे ही डिग्री बांट दिया जाएगा। ये शोभनीय तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री को विचार करना चाहिए, और आजकल के बच्चे बिल्कुल भी मंत्री या किसी भी तरीके के नेतागिरी का सम्मान नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि नेता अंतोगत्वा नेता ही होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को शायद समझ में आ गया होगा कि अगली बार अगर वो जाएंगे तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि डिग्री सबको बांटेंगे तभी जनता सम्मान करेगी, वरना छात्र कोई भी सम्मान नहीं करेगा। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले में मंत्री ही गलत नजर आ रहा है और मंत्री को ही इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर मुख्यालय में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को टिकट देती है तो फिर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। कन्नौज के सांसद से पूछा गया कि पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया है तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि धुरंधर तो बहुत छोटी चीज है, वो धुरंधर से बड़ी चीज है। इसके बाद सब हंसने भी लगे। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने सारे बयान के दौरान ऐसी बातें करते हैं जिसे सारे पत्रकार हंसने मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो तंजी कस रहे होंगे। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया तो सपा चीफ ने कहा कि वो समझ नहीं पाई। अगर उन्हें धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती बात तो अच्छा लगता, क्योंकि धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं योगी आदित्यनाथ। और देखिए, हमारे यहाँ अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, ये पाल समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। आज भी प्रयागराज से आते हैं, इसलिए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि पाल समाज उन्हें मान नहीं रहा है, यानी अपना नेता मान नहीं रहा है पूजा पाल को। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर पूजा पाल को टिकट देकर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी तो हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार है उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी उनकी हार सुनिश्चित करेगी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी। जब से लगातार पूजा पाल को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार भारतीय चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अपडेट दी है और 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। इसके बाद केरल के अंदर 985 और असम में 779 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए 366 उम्मीदवारों की जांच के बाद चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल गई है। अगर कोई उम्मीदवार शुक्रवार से पहले चुनाव से हटने का फैसला करता है तो अंतिम उम्मीदवारों की सूची में बदलाव हो सकता है, यानी नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है दोस्तों। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में लोग मैदान में उतरे हुए हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए 366 उम्मीदवार है, तो सोचिए कितना कंपटीशन है। और इस तरीके कंपटीशन में जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वोट काफी डिवाइड होते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान और अमेरिका के बीच में जारी जंग के मामले को लेकर अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री 27 तारीख को यानी आज भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। इसमें ईरान के साथ में अमेरिका और इजरायल के चल रहे जंग को लेकर और बिगड़े हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा कि ईरान जंग जारी है और इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। वहीं पर सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी खबरों को खारिज कर दिया। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत में 60 दिन का पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल भरा हुआ है, तो इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा बार बार इस तरीके का बयान दिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन लोग सरकार के बयान पर भरोसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि नोटबंदी से लेकर कोरोना टाइम में जबकि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर था। साथ साथ दोस्तों, सरकार की ओर से 4 बड़ी बातें कही जा रही है कि एलपीजी और डीजल और पेट्रोल में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, कहीं भी किल्लत नहीं है, रिफाइनरी 100% क्षमता पर चल रही है, 6 दिन का स्टॉक वाली बात अफवाह है और 74 दिन का स्टोरेज कैपेसिटी भारत के पास है, अभी 60 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। एलपीजी उत्पादन यानी 40% और बढ़ गया है दोस्तों, और रोज 50,000 टन, रोज 50 लाख प्लस सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं। और पीएनजी को बढ़ावा लंबी योजना का हिस्सा है, कोई संकट नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों से आम जनता को बचने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग क्या इन बातों पर विश्वास करते हैं जो बीजेपी की सरकार बोल रही है दोस्तों, या फिर आप लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना टाइम में और एलपीजी से पहले जो एक और मामला नोटबंदी वाला हुआ था दोस्तों, जानबूझकर जनता को परेशान किया गया था, उस दौर में बीजेपी के नेताओं का बयान और आज का बयान दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं, इसीलिए जनता विश्वास कर नहीं पा रही है। साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के विषय पर मोदी सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर इस विषय पर चुनावी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सबको पता है कि चुनावी चर्चा तब हो जब चुनाव खत्म हो जाए। देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं अप्रैल में, जब चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को, तो उसके बाद आप बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस पर चर्चा किया जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफी सीरियस है और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले, लेकिन किरण रिजिजू आजकल में बैठक बुला रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों विपक्ष को आने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि विपक्ष भी चुनाव में लगा हुआ है। असम में कांग्रेस पार्टी बिजी है, तमिलनाडु और केरला में कांग्रेस पार्टी बिजी है, पुडुचेरी में कांग्रेस बिजी है दोस्तों, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बिजी चल रही है। ऐसे ही डीएमके पार्टी तमिलनाडु में और लेफ्ट पार्टी केरला में बिजी चल रही है। जब ये सारी पार्टी चुनाव में लगी पड़ी है, तो विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियों के चुनाव में लगने के कारण बीजेपी के लोग अगर बैठक बुलाएंगे भी तो उस बैठक का कोई औचित्य होगा नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी ओपोजिशन पार्टी के लोग मौजूद नहीं रहेंगे। और मांग को करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमको ध्यान रखना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं कि भाजपा
सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा कराए, लेकिन समय पर करवाए। अभी चर्चा कराने की कोई जरूरत नहीं है और अभी चर्चा कराएंगे तो लोग आ भी नहीं पाएंगे। साथ साथ दोस्तों, असम के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव को किस तरीके से देखती है, इस पर जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि असम की लड़ाई असली कांग्रेस वर्सेस नकली कांग्रेस के बीच में है। यानी भाजपा के अंदर जो हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में लोग सरकार चला रहे हैं, वे ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है। यानी कांग्रेस पार्टी वहां भी है, वो नकली कांग्रेस है भाजपा के अंदर, असली कांग्रेस यहाँ असली कांग्रेस पार्टी में है और इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। भाजपा तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला है दोस्तों, ओरिजिनल कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच में। अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए है और वास्तविकता में कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि दोनों कांग्रेसियों के बीच में लड़ाई चल रही है दोस्तों। साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात हर सियासी दल बिछाने लगा है। मौजूदा वक्त में चल रही गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा पेचीदा हो सकता है, या यूं कहे कि सभी राजनीतिक दलों की ज्यादा सीट हासिल करने की चाह गठबंधन में गांठ पड़ा सकती है दोस्तों, और इसीलिए 38 सीटों पर रालोद ने डिमांड करनी शुरू कर दी है। यानी राष्ट्रीय लोक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 27 का चुनाव लड़ना चाहता है और 2024 में मिलकर लड़े थे, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। अब 24 के चुनाव के बाद 27 का चुनाव साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में 38 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी ने केवल 33 सीट दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या 38 सीट दे पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत